अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट एसएपी इन रियल सिनेरियोज और उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, उसके फेसेस कौन से यूज़ किए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस किया था और उसमें होते हैं कि लेट्स से कि आपकी अगर आईटी की डोमेन है, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डोमेन है, आपकी एमएम की डोमेन है या आपकी प्लांट मेंटेनेंस की डोमेन है, तो एज अ टीम आपने अपनी जो रोड मैप है या आपका जो वर्क प्लान है वो आपने कैसे उसको डिसाइड करना है, कैसे आपने उसको डिफाइन करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपकी जो भी फील्ड है, चाहे आप एचआर के हों, एफआई के हों, या जो भी कंसल्टेंट आपकी डोमेन हो, डिपार्टमेंट्स की डोमेन हो या मॉड्यूल की डोमेन हो, तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप सबके लिए कम्प्लीमेंट्री है, तमाम के लिए, चाहे आईटी के हों या एफआई या एचआर, जो भी डोमेन या जो भी मॉड्यूल या जो भी आपकी कंसल्टेंसी है, आपने इन तमाम जो 9 पॉइंट्स है इसको आपने लास्ट में फॉलो अप करना है। ओके, ये भी इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये भी आपके साथ में शेयर, इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हाउ टू कॉन्फ़िगर these points in SAP S/4HANA। अच्छा, कल एक सेशन था, उसमें बड़ा अच्छा एक प्रोफेशनल पर्सनैलिटी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल किया। वो कहते हैं कि सर लेट से कि अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा उनका एक पॉइंट था, क्योंकि मतलब कि देखें, जो भी हम कंसल्टेंसी का जो भी ट्रेनिंग होती है किस लिए होती है कि आप अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ओके, एज अ कंसल्टेंट आपने क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए और टीम वर्क कैसा होना चाहिए, इसके इंशाल्लाह हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। प्लीज एनी वन ऑफ यू, थोड़ा सा कैप हो जाएगा ज़रा। और मुझे ये बताएं कि लास्ट लेक्चर के किसी ने कोई नोट्स भी प्रिपेयर किए। देखिए, ये जो एससीबी की ट्रेनिंग है ना, नोट्स ये जो एससीबी की ट्रेनिंग है ना, ये डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने ये देखने के आपने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करने के लिए हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इंडस्ट्रीज। आपने उनका जो कि सॉल्यूशन आर्किटेक्चर आपने डिफाइन करना है, आपने ड्राफ्ट करना है, सॉल्यूशन प्लान आपने डिफाइन करना है, और कौन कौन से सॉल्यूशंस आपने प्रोवाइड करनी है, तमाम चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मतलब जब भी हम लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, आप चाहे हैंड मेड नोट्स बना लें या वर्ड पे नोट्स बना लें, तो उससे ये होता है कि मतलब कि प्रीवियस लेक्चर जो होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेक्चर के, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर जो होता है वो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो ये प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आपने इसके ऊपर अच्छा सा फीडबैक देना है। और मतलब कि यहाँ से ना हम एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट जो है ना, वो मतलब कि अपनी अपनी डोमेन में तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, लेकिन एज अ टीम, एज अ कंसल्टेंट, लेट से क्या अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट वालों को किसी जगह पे भेज दूँ कि आप फलां जगह पे जाएं और वहाँ के एसओपी जो है ना, आप सॉरी स्कोप ऑफ वर्क आप वहाँ का ड्राफ्ट करके लेके आए। तो कुछ इस तरह की टेक्निकल टर्म्स जो का आपको आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में अभी मेरे पास लास्ट थर्सडे को, लास्ट सैटरडे को 5 रिक्वायरमेंट्स आई हैं एससीपी कंसल्टेंट की, जूनियर कंसल्टेंट की। तो मेरी विश है कि आप में से मैं जो क्वालिफाइड उनको मैं वहाँ पे रेफर करूँ। ओके, तो कैच में भी हम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। तो एज ए कंसल्टेंट आपने पहले जो ब्रॉड लेवल है इसको हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, तो अब जैसे कि आईटी वाले हैं, आईटी में दो चीज़ आती हैं, एक है प्रोग्रामिंग, एक है डेटाबेस। तो अगर आप में से किसी के प्रोग्रामिंग या डेटाबेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, तो आप जो है अब आपको फोकस करें या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करें। अच्छा, अदरवाइज आपके लिए बेस्ट है एससीपी प्रोजेक्ट एक्टिवेट।
अच्छा, अब जब आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट में फाइनेंस भी होता है, कॉस्टिंग भी होती है, कस्टमर्स भी होते हैं, वेंडर्स भी होते हैं, एसेट्स भी होते हैं, और आपकी अगर तो आप प्रोडक्शन सेक्टर में तो वहाँ पे प्लांट इंजीनियर्स भी मौजूद होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी मौजूद होते हैं, एचआर ऑफिसर्स भी इसमें मौजूद होते हैं। ओके, तब जाके आप एक इफेक्टिव जो प्रोजेक्ट है आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। माई पॉइंट इज क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो आप सबकी जो जेडीस हैं ये हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे, नंबर वन। सेकंड, अगर आपने कोई भी एससीपी सॉल्यूशन को इंडस्ट्री में एज अ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो उसकी कंप्लीट रोड मैप्स क्या होंगे, आज हमने ये डिस्कस करना है। और यही रोड मैप जो है ना, आप सबके लैपटॉप में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एस सी पी एस फोहाना 2023 को एक्टिवेट किया हुआ है, इंस्टॉल किया है। आपने उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। साथ साथ आपने जो आ, आपके जो माइलस्टोन्स हैं, जो भी आप माइलस्टोन को इम्प्लीमेंट करते हो, कन्फिगर करते हो, आपने उसको भी साथ साथ सुपरवाइज करना होता है, आपने उसकी भी मॉनिटरिंग करनी होती है। दिस पॉइंट इज क्लियर? जी सर। अच्छा, इसके लिए लेट्स से कि अब आप मास्टर से एक टीम है सब, और वी हैव टू इम्प्लीमेंट एस ए पी एस फॉर खाना। अब एस ए पी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीम लीडर होता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था। अब टीम लीडर का काम क्या होता है कि जो भी टेक्निकल या फंक्शनल कंसल्टेंट्स हैं उनको साथ साथ मतलब उनकी जो भी सर्विसेज हैं उसको भी साथ साथ कैरी करना। एससीपी एक्टिवेट प्रोजेक्ट मैनेजर लीड्स एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक तो ये देखिए एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या मतलब है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ। एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन of using SCP of SCP using the SCP activate methodology। अब जहाँ पे उसने बात की है मेथड की बात की है, they coordinate between the business, SCP consultants, technical teams, and vendors, ensuring the project is delivered on time, within scope, and within budget, while the following activates phases and governance model। तो इस गवर्नर मॉडल या रोड मैप को इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एससीपी एक्टिवेट फेज। तो डिस्कवर, जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हमने वो किया था ना, मतलब कि एस्प्रोहाना क्या होता है, बी1 क्या होता है, और उसके अलावा सिस्टम फैक्टर क्या होता है, एससीपी जोल क्या होता है, एससीपी अरीबा क्या होता है। मीन टू से कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस दिस सॉल्यूशन। अच्छा, आम तौर पे ऐसा होता है कि क्लाइंट को नहीं मालूम कि व्हाट इज एस4हाना, व्हाट इज एस4हाना पब्लिक क्लाउड, व्हाट इज एस4हाना प्राइवेट क्लाउड, व्हाट इज सिग्नेवियो, व्हाट इज बीटीपी, एंड व्हाट इज सक्सेस फैक्टर, व्हाट इज जॉल। उसको ये नहीं चीज़ मालूम होती है आमतौर पे, क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आपसे क्या कहता है कि वो आपको ना अपना एक रिक्वायरमेंट बताता है कि लेट्स से कि एक क्लाइंट है, वो कहते हैं कि आई एम रनिंग, सॉरी क्लाइंट कहते हैं कि वी आर रनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसके पास तकरीबन 10,000 एम्प्लॉयज हैं, और 25 उसके डिपार्टमेंट्स हैं, और उसकी जो बिजनेस ऑपरेशन है वो 5 कंट्रीज में ऑपरेट हो रहे हैं। तो अब आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने ये सजेस्ट करते हैं क्या इसके लिए B1 ठीक रहेगा। B1 जो है ना वो क्या है, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसके लिए एस4हाना ठीक रहेगा। अब एस4हाना के अंदर दो चीज़ आती हैं, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड आते हैं। प्राइवेट क्लाउड जो है वो यूज़ किया जाता है लार्ज सेक्टर के लिए, पब्लिक क्लाउड जो है वो स्मॉल सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिस्कवर रिक्वायरमेंट्स, understand business needs and determine project feasibility, conduct initial project scoping and feasibility analysis, and identify business goals, key points and high requirements। अच्छा,
और वर्क विद स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन द टारगेट एससीपी सॉल्यूशन। खाना है, प्राइवेट है, या जो भी आपने करना है। डेवलप प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान, बजट, रिसोर्सेज एस्टिमेट्स। दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट के फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहते हैं कि वी वांट टू इम्प्लीमेंट एस4 हाना। अब अगर आपकी किसी के पास अगर कोई नोटबुक या किस तरह का रिटन कोई मटेरियल है तो प्लीज मुझे जरा कंफर्म कीजिए, बल्कि एक चीज आपने नोट करनी है। कॉस्टिंग जो है ना एस4 हाना की या BA1 की, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। और मैंने जैसे कि लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, आई थिंक मैंने एक डॉक्यूमेंट भी डिफाइन किया है जिसमें हमने कंप्लीट जो कॉस्टिंग शीट है उसको हमने डिफाइन किया है। लेट मी चेक प्लीज। ओके, अब इसमें हमारे पास है सबसे पहले क्या आता है, लाइसेंस फीस आती है। तो एक हमारे पास आता है प्रोफेशनल लाइसेंस, एक होता है लिव्ड इन या यूजर लाइसेंस होते हैं। ओके, इसकी कॉस्ट है। अब लेट्स से कि एक कंपनी है, वो चाहती है कि उसकी जो है उसकी जो क्राइटेरिया है या उसकी जो नेचर ऑफ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सेक्टर है, उसके 25 डिपार्टमेंट्स हैं एंड दे वांट टू इम्प्लीमेंट एस4 हाना फॉर देयर एम्प्लॉयज। और जो यूजर्स हैं, यूजर मीन जो एससीपी को एंड फ्रंट एंड के तौर पे यूज़ करेंगे। अब जहाँ पे एससीपी में एंड यूजर और बैक एंड का आपको थोड़ा सा लॉजिक बता दूं। जैसे कि ये एक कंप्लीट हमारे पास सोर्ट है एस4 हाना का। अब इसमें लेट्स से लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स में ये मॉड्यूल्स हैं MM, और MM के अंदर परचेज डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक परचेज ऑर्डर, परचेज एक्विजिशन। अब ये डिपार्टमेंट है ना, इस डिपार्टमेंट के लिए हम एक प्रोफेशनल लाइसेंस यूज करेंगे। और इसके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें परचेज ऑर्डर है, परचेज एक्विजिशन है, आउटलाइन एग्रीमेंट ऑफ RFQ, तो सब डिपार्टमेंट में मे बी क्या अगर 5 मेंबर्स भी यूज हों तो एक डिपार्टमेंट में कम से कम आपके आ जाएंगे तकरीबन 25 या 20 एम्प्लॉयज आ जाएंगे, जो कि एससीपी एस4 हाना का एंड यूजर को यूज करेंगे। फिर उनकी जेडीज अलग में वो मेंशन की जाती हैं। जेडीज के अंदर जो टी कोड्स हैं वो उनको असाइन किए जाते हैं। मिस्टर सुभान एंड मिस्टर वसीम, ऐसे ही ना आपको एक पार्टिकुलर जी सर। जेडीज है ना वो जी प्रोवाइड सर। की जाती हैं। अच्छा, जी अब ये जेडीज कहाँ पे साइन की जाती हैं और किस किस को हमने किस किस डिपार्टमेंट या किस सब डिपार्टमेंट को सब किस डिपार्टमेंट के किस सब डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉयज को हमने कौन सी जेडीज साइन करनी है, वो कहाँ से आती है, वो बैक एंड के ऊपर आप उसको असाइन कर रहे होते हो ए प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आप आते हैं UI टेक्नोलॉजीज। यूआई टेक्नोलॉजीज के अंदर फ्यूरी यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे आप जो है ना एक उनके कंप्लीट जो जेडीस हैं, जो जिनको हम कहते हैं लॉगिन आईडीज हैं, वो आप क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, इसके लिए हमें जो है ना एससीपी को लाइसेंस फीस पे करना पड़ती है, जो कि कितनी है 16 to 2000 US डॉलर पर यूजर। अब आप थोड़ा सा उसको प्लीज कैलकुलेट कर लें। लेट्स से कि वी हैव 25 modules, sorry 25 डिपार्टमेंट्स एंड 25 में से, बल्कि आप ये देख लें कि हर डिपार्टमेंट में तकरीबन जो है 20 यूजर्स हैं और पर यूजर कॉस्ट कितनी आएगी $1500। अब ये 750,000 ये डॉलर की कॉस्ट है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 290 के साथ इंटरनेशनल डॉलर, तो ये कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है 217 मिलियन, 27 लाख 21 करोड़ 75 लाख रुपए। अब ये देखेंगे मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब हम कोई भी चीज़ की किसी को आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो ना, तो उसमें ये डेवलप प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान, बजट एंड रिसोर्स एस्टिमेट्स,
तो ये चीज़ें होती हैं कि आप उनको बता रहे होते हैं कि सर आपके डिपार्टमेंट्स इतने हैं, इतने आपके यूजर्स हैं, इतने अगर हम यूजर लाइसेंस लें तो हमें लाइसेंस कॉस्ट जो है ना 22 करोड़ रुपए की पड़ेगी, और ये वन टाइम कॉस्ट होती है। अभी लास्ट मंथ मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो वो मतलब कि हमने हर डॉक्यूमेंटेशन टीम ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। अब उसमें से वो कहते हैं कि जो हाफ नॉलेज जो होता है ना, मतलब कि नामुकम्मल मालूमात, ये भी डेंजरस होती है। अब अच्छा, प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो मतलब कि टॉप मैनेजमेंट जो डेफिनेटली मतलब कि वो उनको मतलब कि बहुत सी एक शॉक लग जाता है, भाई ये 21-22 करोड़ पे हमने हर साल देने, ये क्या चीज़ है। तो उनको वो ये अंडरस्टैंड कर रहे थे कि ये जो है ना ये पर ईयर कॉस्ट है, दिस इज नॉट पर ईयर कॉस्ट, दिस इज लाइफ टाइम कॉस्ट। ओके, जब तक आपने उसको लाइसेंस को यूज करने, नंबर वन। अच्छा, उसके बाद क्या आती है आपकी क्लाउड लाइसेंस कॉस्ट आ रही होती है। अब प्राइवेट क्लाउड अलग होता है, पब्लिक क्लाउड अलग होता है, और जो एससीपी का जो चार्जेस है ना वो आपके डिपेंड कर होते हैं डेटा के ऊपर। अब हमारे पास माशा से आईटी ऑफिशियल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनसे हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल किया स्टूडेंट ने कि सर मतलब कि क्या ये अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं तो क्या हम उसको ये कमेंट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए यही चीज़ तो मतलब कि बताने के लिए आज का हमने सेशन रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास कोई भी क्वेरी आती है, कोई कंपनी आपसे कहती है कि वी आर लुकिंग फॉर बेस्ट ईआरपी सॉल्यूशन, तो आपने क्या काम करना है। तो आपने ये जो रोड मैप है ना, ये आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। ओके, मतलब स्कोपिंग देखनी है, फिजिबिलिटी एनालिसिस करना है, और उनके जो बिजनेस गोल्स हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये फिर उनका बजट आपने देखना है, रिसोर्सेज देखने हैं, फिर उनका कंप्लीट बिजनेस को आपने अंडरस्टैंड करने के बाद आप उनको रेकमेंड कर सकते हो कि सर आपके लिए B1 बेस्ट रहेगा, S4HANA बेस्ट रहेगा, या मतलब BTP या सिग्नेवियो या जॉल या SuccessFactors बेस्ट रहेगा। ये आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले फेस ही यही आता है। देखें एससीपी ने आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त किस्म का वो सर्टिफिकेट सर डेवलप सॉरी किया। टू इंटरप्ट प्लीज। सर, जो B1 जो मॉड्यूल है और जो बाकी दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं वो उसमें से कितना कॉस्ट मतलब कितना वेरिएंस है कि मतलब एक नॉर्मल इंटरप्राइज में B1 अफोर्ड कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। मिस्टर मुबीन को आज वैसे होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी लास्ट टाइम बात की थी, मैंने उस टाइम बताया था। एक्चुअली जो B1 है ना, इसका जो वॉल्यूम है ना, बिजनेस वॉल्यूम, मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप किसी भी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम क्या है। मिस्टर साजिद एंड मिस्टर इकबाल, आई एम राइट, ऐसे ना? आप जी मतलब सर। खुद माशा से आईटी एक्सपर्ट हैं। तो बिजनेस वॉल्यूम डिपेंड किया करता है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस मैटर करती हैं, और डिपार्टमेंट्स मैटर कर रही होती हैं, नंबर ऑफ यूजर्स मैटर कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक आप उनको रिकमेंड कर रहे होते हो। जैसे कि आई जस्ट फॉर एग्जांपल के एक कंपनी है, इस्लामाबाद में एक कंपनी है। अब उनके तकरीबन 5 डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल उनके जो है 50 उनके एम्प्लॉयज हैं। तो वी रिकमेंडेड देम SB B1। तो उनकी कॉस्ट पे अलहमदिल्ला काफ़ी मुनासिब है, तो हमने अलहमदिल्ला तकरीबन 10 मिलियन से कम ही उनको अलहमदिल्ला ये कॉस्ट प्रोवाइड की है। तो अब मतलब रही बात वो टैक्सेस टैक्सेस में भी मतलब कि काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। मीन टू से कि आप पहले इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप उनको जो सोल्यूशन वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। और लाइसेंस कॉस्ट वन टाइम होती है, बाकी जो कॉस्ट है आपकी, ये सर्वर कॉस्ट, ये पर मंथ जो है आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये थोड़ी सी कॉस्टिंग होती है। इसमें भी मतलब कि काफ़ी ऑप्शंस हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल लाइसेंस कॉस्ट है ना, ये B1 में कम है, S4HANA की ज़्यादा है। सुभान, जो आपका क्वेश्चन था, यूज़र लाइसेंस की कॉस्ट है ना वो तकरीबन हमने राइट कोट सर। किया है $400, और मैक्सिमम जो है ना S4HANA वो 22,000 तक जाती है। मतलब ये कॉस्ट भी वेरी कर रही होती है उसमें।
और बाकी जो क्लाउड हैं ये डिपेंड करे होते हैं कि सिस्टम कौन सा वहाँ पे है, सर्वर की क्या वहाँ पे कंडीशन हैं, और उनका मतलब जो बैकअप क्या है उसके मुताबिक आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये दो कॉस्ट हैं, एक लाइसेंस कॉस्ट है, एक आपके पास आ गई उसकी कॉस्ट क्या उसे कहते हैं, ये क्लाउड की क्लाउड सर्वर कॉस्ट आ गई। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ये है असल चीज़, और जिसके लिए मतलब कि मैंने जो है ना आज के लेक्चर मुख्तस किया हुआ है, क्योंकि मतलब कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर जी मतलब कि इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। आपको जब पता हो कि भाई हमने ये चीज़ करनी है, तो फिर उस हिसाब से आप जो है एससीपी की सारी कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है ना ये डिपेंड कर रही होती है बिजनेस साइज के ऊपर। देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, जितना बिजनेस का वॉल्यूम स्मॉल होगा उतनी उसकी ट्रांजेक्शन का साइज कम होगा ना, ऐसे ही आई एम राइट? यस सर, ऐसे ही है। जितना बिजनेस का वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी उसकी ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होती हैं। राइट। अब मेरे पास लास्ट मंथ ना एक गल्फ कंट्री से एक कंपनी ने हमें अप्रोच किया, और मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी है पर मंथ। अब उनकी पर मंथ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है 50,000 प्लस, 50,000 प्लस। अब मैंने उससे ये पूछा कि आपके नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स रखे हुए। अब मैंने उनसे ये कहा कि आप नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को इंक्रीज करें। यस मिस्टर साजिद? सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग के हवाले से आ जाती हैं या ओवरऑल प्रोडक्शन जैसे के कि हवाले आपने से आ जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि एक जेवी आपने पोस्ट की, जनरेटरी पोस्ट की, आपने इनवॉइस क्रिएट की, आपने मास्टर डेटा क्रिएट किया, आपने कस्टमर इनवॉइस क्रिएट की, रिटर्न की, मतलब इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है ना इनको हम वो कहते हैं मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो ये हम काउंट करते हैं। ये है ना मास्टर से मिस्टर वसीम एंड मिस्टर सुभान, ऐसे ना मिस्टर हसन, ऐसे ही बॉयज? जी सर, ऐसे ही है। सर अच्छा मेनली तो दो तरह सर की ऐसे होती ही हैं। आपकी एक इनकमिंग, आपका एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस है, तो उसमें फिर अलग अलग बाइफिकेशन है वो। नहीं, हम एक एज अ होल कंसिडर करते हैं भाई, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, मतलब जो भी हम एज अ होल उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा। और अच्छा, तो उसके मुताबिक जो है ना, अब जैसे कि 50,000 ट्रांजेक्शन से पर मंथ, भाई 50,000 से आप मतलब कि 3 डिपार्टमेंट से हमने उनको बोला कि आप इसको जो है ना डिवाइड करें ना। तो अब हमने उनको लास्ट टाइम जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कॉस्ट सेंटर, आप में से किसी को याद होगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने उनको बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनेंस में, एडमिन में, टैक्स में और बैंक में इसको डिवाइड कर दो। बाकी जो आपका प्रोक्योरमेंट है उसको आप मतलब कि फर्दर उसको मतलब उसको कैटेगराइज कर दो, परचेज में, स्टोर में, लॉजिस्टिक्स में, टेंडर में। तब जाके आपकी जो है ना चीज़ें क्लियर होंगी और इफेक्टिव उसकी वो होगी, इम्प्रेशन होती है। अच्छा, तो ये एक और चीज़ आपने प्लीज़ ये भी आपने माइंड में रखना है कि जो 10 to 25 यूजर्स है ना उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो ये आपके पास ये कॉस्ट है, ये आपकी पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, नॉट पर मंथ, नॉट पर आर। ओके, ये पर क्या है, पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है। आप इस कॉस्ट में लेट से कि आपके पास रेंज कितनी है, 50,000 टू $50,000। अब मिसाल के तौर पे 50, यस मिस्टर इकबाल? सर इसमें जब ये आप कॉस्टिंग बता रहे हैं, दो सवाल थे। एक तो मैंने देखा जो आप ये प्राइवेट क्लाउड के जो क्लाइंट लाइसेंस दिखा रहे थे, जहां $1,200 से $1,600 पर यूजर वन टाइम कॉस्ट है, यानी कि अगर 5 साल सोल्यूशन चला रहे हैं तो भी ये कॉस्ट आ रही है। अच्छा, और जो आपने क्लाउड लाइसेंस की बात की वो 300 समथिंग डॉलर पर यूजर पर मंथ आ रही है, तो ये जो आपने कॉस्टिंग फैक्टर लिखा है, क्या ये स्टैंडर्ड फैक्टर होता है जो 1,600 से $2,000 बरल की चीज आपने? एक तो ये सवाल, और दूसरा आपने उसका पैकेज का कोई B1 करके आप किसी उसके लाइसेंस का नाम ले रहे थे, जो यहाँ मुझे नजर आ रहा है प्रोफेशनल, लिमिटेड प्रोफेशनल और एम्प्लॉय लाइसेंस।
तो टाइप्स क्या है लाइसेंस की? गुड एक तो मुझे ये पूछना है ओके इसकी कैटेगराइजेशन बता दें, और दूसरा दूसरा ये जो लिमिटेड प्रोफेशनल लाइसेंस जो आपने लिखा है, कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या इसमें भी कोई डिफरेंशिएशन होता है? लाइक फीचर ए आपको चाहिए तो उसकी ये कॉस्ट होगी, इस लिमिटेड प्रोफेशनल के अंदर फीचर आपको बी और सी भी चाहिए तो उसमें इतनी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ये चीज भी होती है? बहुत अच्छा सवाल किया, ये अप्रिशिएट ये जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स हैं एससीपी के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये वो इसकी कॉस्टिंग है नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये होता है कि इसमें कितना कंसेशन होता है ना, याद रखिएगा मतलब कि जितने भी आप एससीपी के लाइसेंस सेल आउट करते हैं ना, तो एससीपी आपको उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर रहा होता है, मतलब कि बोनस की मत में या जिस तरह से भी, तो आप उसको कम मीन टू से कि आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कॉस्ट की, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने टाइप ऑफ लाइसेंसेस की बात की है ना, आमतौर पे हम दो जो लाइसेंस टाइप हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोफेशनल लाइसेंस, एक को हम कहते हैं यूज़र लाइसेंस, यूज़र या लिमिटेड लाइसेंस को हम कहते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये आपके पास एक एस4 HANA है, आपके पास आ जाता है, लेट्स से आपके पास एबाप आ जाता है, आपने एबाप का प्रोफेशनल लाइसेंस ले लिया, अब आपके पास एबाप की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस होगी, और उसके मुताबिक फ्रंट एंड के ऊपर जो भी आपने लॉगिन आईडीज क्रिएट करनी है या जेडीज आपने क्रिएट करनी है, और रिपोर्टिंग्स इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा, ये तमाम चीज़ें आप प्रोफेशनल के पास होंगी। एंड यूज़र या यूज़र लाइसेंसेस के पास जो है ना, उसकी एक्सेस होती है यहाँ पे इधर। लिमिटेड लाइसेंस को लिए हम ये लिमिटेड लाइसेंस जो ना वो फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोफेशनल लाइसेंस जो ना वो बैक एंड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो आपके पॉइंट्स से दोनों पॉइंट्स हुए क्लियर? जी। ओके, थैंक यू। और एक चीज और, इसमें जो आपने इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट वाले टैब में थे, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे प्लीज शीट पे। जी। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे स्मॉल बिजनेस का आपने लिखा है तो 10 to 25 यूजर्स, मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है फॉर डिफरेंट आईटी लाइसेंसिंग, इतने लेस नंबर ऑफ यूजर्स के लिए क्लाउड बेस्ड मॉडल ज़्यादा सूटेबल रहता है, कि उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन और ऑन साइट मेंटेनेंस वगैरह की आपको कॉस्ट नहीं चाहिए होती। तो क्या 10 से 25 यूजर्स के लिए, जस्ट अ क्वेश्चन, कोई कंपनी प्राइवेट सॉल्यूशन मतलब प्राइवेट क्लाउड एनवायरनमेंट अपने पास लगा रही होगी इस ऐप के लिए प्रैक्टिकली? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि अभी ट्रेंड ऐसे चल रहा है ना, मतलब कि लास्ट अगर आप 7 ईयर्स से या 5 ईयर्स का आप डेटा उठा के देखें ना, तो जो प्राइवेट क्लाउड है ना वो ज़्यादा उसके ऊपर प्रमोशन आ रही है। सही सही सही। और इसमें मतलब कि आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप अगर लोकल क्लाउड लेना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप दोनों उसमें यूज कर सकते हैं। इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दुबई में एक कंपनी थी, उसमें हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा एक अपना एक जो है ना वो डेटाबेस क्लाउड सिस्टम है, तो हम उसी को रन अप करेंगे। तो हमने उन्हीं के जो डेटाबेस जो लोकल जो क्लाउड है उसी को हमने यूटिलाइज किया। तो ये डिपेंड करते हैं कि कंपनी के पास क्या अपना सेटअप है तो उसी को यूज किया जाता है, अदरवाइज डिफरेंट है आपके पास क्लाउड से, आप इसी को यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट की, तो इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या काम करना है यहाँ पे, लेट से कि अब जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, उसने क्या काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आके उसकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हम उसको पहले डिफाइन करते हैं, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। मतलब मुझे एक चीज़ बताएं,
क्या कोई कंपनी ऐसी है जो अपना फिस्कल ईयर का मेंटेन ना करती हो? आपके घर में कोई ऐसी कंपनी होगी? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल सब नहीं है। करेंगे। अच्छा, कोई ऐसी कंपनी है जिसका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ना हो? पोस्टिंग पीरियड मीन के मतलब कि कोई ऐसी कंपनी है जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाती हो, मतलब चाहे वीकली हो या मंथली हो, कोई ऐसी कंपनी नहीं नहीं सर। है? अच्छा, फीड स्टेटस वेरिएंट ये एक नई चीज़ है, ये मैं आपको इंशाल्लाह लेटर ऑन ये एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, मुझे एक चीज़ बताएं, क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करता है, अपनी इनवॉइसेस क्रिएट करता है, ट्रांजैक्शन पोस्ट करता है, और उन ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स इनवॉइसेस का कोई सीरीज नंबर ना हो? यस और नो? कोई ऐसा है डिपार्टमेंट? नहीं, नो। वेरी गुड। नहीं सर। अब वो अब कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लेना, तो हर डिपार्टमेंट की जो ट्रांजेक्शन होती है उसका एक सीरीज नंबर होते हैं ना, तो उसको भी हमने मेंटेन करना होता है। ओके, अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिसको हम कहते हैं, मतलब ये टेक्निकल भी है, टेक्निकल प्लस फंक्शन दोनों इसमें चीजें आती हैं। ये टीम लीडर जो है ना, ये सुपरवाइज कर रहा होता है, और टीम लीडर आमतौर पे या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है, या एचआर का होता है, या फिर मतलब क्या आईटी का होता है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मतलब कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंडस्ट्रीज को गो थ्रू किया, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो आईटी एक्सपर्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे मतलब टीम लीडर बन सकते हैं। उसकी लॉजिक ये है, देखें, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे माशाल्लाह से फाइनेंस वाले भी मौजूद हैं, एमएम वाले भी मौजूद हैं माशाल्लाह से, और आईटी वाले भी मौजूद हैं। अब तीनों से मेरा एक सवाल है, मुझे यह बताएं कि लेट्स से कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन या आईटी के जो बेसिक टूल्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करना किसके लिए आसान होगा? आईटी के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, एचआर के लिए, या एमएम के लिए? सर आईटी के लिए ऑब्वियसली। आईटी के लिए। अब मैं अगर फाइनेंस वाले या एमएम वाले से कहता हूँ कि जनाब आए, हमें आपको ना जो आपकी जो होती है ना ये प्रोजेक्ट एक्टिवेट की जो डिफरेंट जो वो हैं सिनेरियोस हैं, मैं आपको वो उसमें लेके चलता हूँ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर मैं आपको लेके आता हूँ, जो डेटाबेस के साथ लिंक करना है, डेटाबेस को आपने जो मेन एससीपी का जो सर्वर है आपने उसके साथ उसको इंटरलिंक करना है, मैं आपको उसकी जो है ना वो पाथ या आपको मैं कंप्लीट वो गाइड करता हूँ। तो मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमएम वाली ये बताएं कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे या जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी? नहीं सर, इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाएगा फिलहाल जो बिल्कुल। प्रोफेशनल होते हैं ना, और अभी जो जी, वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा। यस, क्योंकि मतलब कि देखें उसमें होता यह है ना कि मतलब कि आप जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ना टर्म्स मेंशन किए हैं यहाँ पे, बल्कि ये जो है यहाँ पे, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड कंसल्टेंट बन जाएंगे। फर्स्ट देखिए, चीज़ों को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब आमतौर पे देखें ये एक्टिवेट फेज माइंड में तो हो बताएं क्या चीज़ है भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, वेरी इजी वेरी सिंपल। तो अभी हम जो है ना इसी फेज के ऊपर है कि मतलब कि डिस्कवर के ऊपर हमने क्या काम करना है। ओके, तो कहाँ पे हम थे, ये पोस्टिंग सोल्यूशन आ गया। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन में आपने ये देखना है कि जो कंपनीज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने बैक एंड के ऊपर पैरामीटर्स लगाएंगे, तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो इफेक्टिव एग्जीक्यूट हो पाएंगे। ओके, पॉइंट इज क्लियर? तो बहुत से अच्छा, एक चीज आप में से है, एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर है, उसमें एससीपी को इम्प्लीमेंट किया गया था 2015 में, और जिसने इम्प्लीमेंट किया था दे वर टू मच प्रोफेशनल क्वालिफाइड। आपको पता है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, साइन भी किया जाता है। तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना एक बात मेंशन कर दी गई थी कि जो
सपोर्ट एंड सर्विसेज होगी ना वो पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। तो अब पर आवर के हिसाब से आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया होगा शायद, ये होस्टिंग ये अलग फीस है। अच्छा फंक्शनल कंसल्टेंट ये चीज़ है ना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब कि जो है ना कंसल्टिंग कॉस्ट पर आवर के हिसाब से मेंशन की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया लेट से के $100 पर आवर पर कंसल्टेंट। तो उन्होंने माशाल्लाह से 30 कंसल्टेंट को हायर कर दिया। और मतलब कि आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि मतलब कि भाई ये मसला आ गया, इसको भी ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। तो जो टॉप मैनेजमेंट कहते नहीं यार ये ठीक नहीं बना, इसको चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें। वो माशा से करते रहे करते रहे करते रहे। तो ये मैं आपको एक राउंड फिगर बताऊंगा, मतलब कि 300 मिलियन पाक रुपीस का जो प्रोजेक्ट था ना वो 900 मिलियन तक चला गया था। फिर उसके बाद केस वगैरह भी हुए, दांतों में भी गया, सब कुछ किया, लेकिन वो बेचारे केस आ गए थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात वाज़ेह तौर पर मेंशन थी कि मतलब कि जो कॉस्ट है पर आगे सबसे ली जाएगी। तो ये चीज़ वो होती है कि जब आप देखिए आप सब माशाल्लाह से प्रोफेशनल से हैं, तो इंशाल्लाह आपने भी आगे यही काम करने। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ को आपने प्रॉपर मेंशन करना है कि भाई हमने अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, एक होती है इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि IT वाले भी यहाँ पे मौजूद है मास्टर से। देखिए आपने एक टाइम पीरियड लेते हैं, लेट्स से कि 6 मंथ 1 ईयर, आप एक साल में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन उनको सेटअप करके देते हैं, गो लाइव करके देते हैं, ऐसे ही IT मेंबर्स। जी सर, ऐसे ही बिल्कुल। मिस्टर इकबाल ऐसे ही ना, मतलब कि एक कंप्लीट जी सर, जी तो सर। एक मतलब इम्प्लीमेंट करके देते हैं। आफ्टर दैट आप उनसे कहते हैं कि भाई जो भी आपकी कंसल्टेंसी होगी, जो भी आपके इश्यूज होंगे वो हम उनको पर आगे सबसे चार्ज करेंगे, ऐसे ही ना IT मेंबर्स। तो जी सर। तो ऐसे ही है। और इसको हम यूं भी देते हैं ना कि हम कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट होती है, बेसिकली उस डिप्लॉयमेंट को बाद में उसकी SLA या सपोर्ट उसमें कह रहे होते हैं कि सपोर्ट टर्म्स आपकी क्या होंगी पोस्ट डिप्लॉयमेंट। जी वो तो मतलब कि एक साल में आ जाते हैं। लेट से कि आपने 6 माह का प्रोजेक्ट परफॉर्म कर दिया, 6 माह आप इनको पोस्ट जो इन्विटेशन जो सपोर्ट होती है आप वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब आपके एक उनके साथ एक साल का जो एग्रीमेंट वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद मतलब जो इश्यूज आते हैं ये ऐसे हिसाब से आप उनको चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक कॉस्टिंग थी जो कि आप ने जब भी किसी भी कंपनी को या क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करना हो तो ये पॉइंट्स आपने उसमें लास्ट में हाईलाइट करने होते हैं, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो एक इफेक्टिव बस्टिंग प्लान प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर कर सके। यस मिस्टर इकबाल। सर इसमें क्वेश्चन ये था, नॉर्मली होता ये है कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट जैसे किसी कंपनी में अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो व्हाई डोंट कंपनी जस्ट ट्राई टू हायर अ प्रोफेशनल ऑन आई मीन परमानेंट बेसिस रादर देन पेइंग फॉर सपोर्ट कॉस्ट टू कंसल्टेंट्स। क्या मतलब सर ट्रेंड क्या है कंपनी के अंदर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर कोई एक कंपनी है जिसने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो एसएपी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ। और जब आप एक मतलब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं ना, उसके बाद मतलब कि कोई छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ते हैं। देखिए एक लेट्स से कि एक आप भी माशा से एक ऑफिशियल हैं, मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी IT की कंपनी है और एक क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे जो है ना आपने जो सेल्स का जो डेटा है ये आपने मुझे प्रॉपर इसको आपने ट्रैक आउट करके देना है कि हमारे पास कितने सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से कितने हमारे पास क्लाइंट से वहाँ से कितनी सेल्स हो रही है, मुझे जो नहीं ये रिपोर्ट आपने डिज़ाइन ये डेवलप करके देनी है। आप उसको विद इन 1 और 2 मंथ्स आप उसको सारा प्रोजेक्ट परफॉर्म करके दे देते हैं।
उसमें कॉस्ट काफ़ी कम आती है। वही क्लाइंट अगर डायरेक्ट आपकी कंपनी को अप्रोच करता है तो उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही होती है, यानी कि जो आपने उसको कॉस्ट देनी है 100,000, तो कंपनी में भी उसको 1 मिलियन उसको ऑफर कर दी। तो ये इस तरह के बहुत से इंडस्ट्री इश्यूज आते हैं, और कॉस्टिंग के हवाले से जो है ना वो इंडस्ट्री ये चाहती है कि हम किसी सीनियर कंसल्टेंट को हायर कर दें और उसी से हम जो है ना अपनी सर्विसेज लेते थे। ये मिडिल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा यही अप्रोच इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान में भी कुछ ही कंपनी जो है इसी को फॉलोअप कर रही है। लेकिन न्यू इम्प्रेशन जो है ना ये अच्छा, ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है। जो लीडिंग कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो लाइसेंस इंडस्ट्री से, वो कंप्लीट प्लेटफॉर्म से इसको इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। जो मिड साइज है या स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो सिंपल कंसल्टेंट को हायर कर रही होती हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर, और प्रिपेयर में ये होता है कि एक आप जो है ना एक प्रोजेक्ट प्लान को प्रिपेयर कर रहे होते हैं टाइमलाइंस और माइलस्टोन के साथ। अब पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम है, और मतलब कि आप सबको मालूम भी होगा, पब्लिक सेक्टर में या जो मतलब स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, एक माह का प्रोजेक्ट जो है ना वो हमेशा 1.5 या 2 माह में जाके परफॉर्म होता है। मतलब कभी भी यहाँ पे जो है ना मतलब टाइमली चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये एक अल्लाह की खास करम है माशाल्लाह से। तो मतलब आपके लिए जो टाइम फ्रेमवर्क है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर कर होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अपने इस एससीपी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि मैंने भी आज ये मतलब कि आप में से माशाल्लाह से आप में से बहुत से मेंबर्स ने भी नोट किया होगा कि मैंने एक लेक्चर परफॉर्म करके दिया, और आपने जब उसको अपनी सिस्टम में जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपको काफ़ी उसमें जो है ना एरर्स या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े ना, तो फिर उसके सोल्यूशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये चीज़ ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंडस्ट्री को जो है ना इरिटेशन करता है कि मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। तो आई थिंक कि मतलब कि जितने भी कंसल्टेंट हैं इनको मैं एक बात ये कहता हूँ कि आप प्लीज एक अपने पास ना एक अच्छी सी एक बुकलेट बना लें, लिस्ट ऑफ एरर्स विद सॉल्यूशंस। देखिए ये चीज जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तो वहां पे भी आपको यही एरर्स फेस करने पड़ेंगे, तो वहां पे भी आपको मतलब कि देखना होगा कि भाई ये अगर एरर आता है तो मैंने इसका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ये अगर एरर आता है तो मैं क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ओके, तो जब आपके पास एक कंप्लीट माइलस्टोन माइलस्टोन और टाइमलाइंस, ये अगर आपका एक अच्छा होगा ना रोड मैप, तो आप इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब पहला जो हमारा था ना माइलस्टोन, वो ये था कि वी हैव टू पोस्ट जनरल एंट्री, हमने एक जनरल एंट्री को पोस्ट करना है। अब जनरल एंट्री को पोस्ट करने के लिए मिस्टर नाम क्या है, मिस्टर क्या नाम है, सुभान, हमने कितनी बैक इनके पे वो वर्किंग की है जरा बताइए। तो काफी एक्सटेंसिव वर्किंग है इसकी। कॉस्ट सेंटर आपने सेट करने हैं, बिल्कुल, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीजें अलाइन हो फिर जाके ये होता है इस तरह से। यस, तो मतलब ये होता है कि आपने लेट्स से कि अगर आपने एक क्लाइंट को प्रपोजल ऑफर करना है तो आप पहले अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, यार अगर मैंने ये माइलस्टोन को कंप्लीट करना है तो मुझे इसमें इतना टाइम रिक्वायर होगा। ओके, तो उसके मुताबिक आप देखेंगे चाहे आपके पास टेक्निकली है या फंक्शनल, दो रिसोर्सेज होते हैं। टेक्निकल रिसोर्सेज में आपके आईटी जो है ना वो इन्वॉल्व हो रही होती है, फंक्शन में नॉन आईटी जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। ये प्लीज आपने इसको नोट करना। ओके, थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लोर में क्या आता है। अब जैसे कि हमने एक फर्स्ट जनरेटिव पोस्ट की, आप मुझे यह बताएं कि क्या हमने जैसे कि आप मुझे ये चीज़ बताएं कि जब हमने फिजिकल ईयर या लेजर का हमने फोकस किया तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि वो इंटरनेशनल IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वो यूज़ किया जाते हैं, लोकल गैप या लोकल प्रोसीजर्स को आप यूज़ करते हो, यू नो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मिस्टर सुभान जी सर आप माशा से जहाँ पे जॉब कर रहे हैं क्या वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिट स्टैंडर्ड्स यूज होते ही नहीं होते?
जी सर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो बिल्कुल यूज होते हैं। IFRS उस तरह से नहीं है, लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट्स वगैरह बनती है वो अकॉर्डिंगली IFRS के अकॉर्डिंगली ही वो। जी जी। ओके। तो इसमें ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कि आपने अगर जनरल एंट्री पोस्ट की और आपका जो अगला टॉपिक होगा वो यही होगा लेजेस का। लेजेस में मतलब कि कौन कौन से इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं या लोकल स्टैंडर्ड्स आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपने ये भी देखना है कि अगर तो एक केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है ISO स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ISO के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। IT वाले वर्ग के आप सब लोग जानते होंगे कि डिफरेंट डोमेन के डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऐसे ही मिस्टर इकबाल, मिस्टर साजिद, आपने नाम सुना होगा जी सर, बिल्कुल ऐसे ही केमिकल, है। फूड और उसके अलावा स्टील है, बाकी मतलब कि हॉस्पिटल्स हैं और मतलब डिफरेंट जो आपके पास हैं मतलब डिफरेंट जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, हर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए डिफरेंट जो है ISO यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं ISOs के, वो आप यहाँ पे आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अप्रूव एंड साइन ऑफ द सॉल्यूशन डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि फॉर एग्जांपल कि आप क्लाइंट से ये कहते हैं कि एस्ट्रोहाना यूज़ कर ले। एस्ट्रोहाना के अंदर आप फला फला मतलब एस्ट्रोहाना के भी डिफरेंट वो है ना, SAP विद राइस है, विद प्रीमियम है, डिफरेंट इसके भी डिफरेंट वर्जन हैं। एस्ट्रोहाना 2023 जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है। इवन के बहुत से अभी ऐसे इदारे भी हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत और वर्जन एस्ट्रोहाना का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें भी होता है कि आपने जब भी कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना हो तो क्लाइंट के साथ एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं, जिसमें पास ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे मास्टर्स IT वाले भी मौजूद हैं। जब आप किसी भी कंपनी में अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो या इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उनसे ये एक अप्रूवल लेते हैं कि आप जो है बेस्ट जो प्रैक्टिसेस जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको यूज़ करते हैं। देखिए बॉस को क्या होते हैं, IT वाले को ज़्यादा माशा से नॉलेज होगा। जब आप किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो आपसे क्या कहा जाता है, या इसको ऐसे इसको ऐसे कर दें। आप मिसाल के तौर पे एक जगह पे हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया और हमें ये कहते हैं कि यार ये जो इसका कलर है ना, फोल्डर कलर फॉर एग्जांपल ये येलो ने, इसको आप ब्लैक कर दो, इसको ब्लू कर दो, इसको ये कर दे, वो कर दे, और इसको यहाँ पे लेके आ जाएं, ये इसका जो यूजर इंटरफेस इसको इस तरह से चेंज कर दें, इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दें, वो चीज़ भी ऐड अप कर दें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो SAP के अपने स्टैंडर्ड्स ने उसको डिफॉल्ट उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन किया होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपको एक बहुत स्पेशल टीम को हायर करना पड़ता है। ऐसे ही मिस्टर इकबाल एंड मिस्टर साजिद, जो लोकल कस्टमाइज सॉल्यूशंस होते हैं वो तो इजीली आप उसको मतलब के मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको मॉडिफाई करना आसान काम है क्या? सर मुश्किल है उसको तो करना, बहुत मुश्किल है अब क्योंकि जैसे वो एक कि स्टैंडर्ड के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है। जी, अब जैसे कि यहाँ पे परचेज ऑर्डर आ गया ना, मतलब ये परचेज डिपार्टमेंट है लेट्स से। अब वो ये चाहते हैं कि इसमें जो है ना हम टेंडर का एक अलग से इसमें पोर्शन हम इसमें एडअप करें। भाई टेंडर के पोर्शन को अलग इसमें एडअप करने के लिए हमें बहुत सी प्रोग्रामिंग, बहुत सी एक जो हाई लेवल की जो ऑफिशियल IT सॉफ्टवेयर इंजन की जरूरत पड़ती है, फिर जाके उसकी ये मॉडिफिकेशन की जाती है। अच्छा बॉस का क्या होता है, लेट से कि आपने मेहनत करके टाइम लगा के आपने मॉडिफिकेशन भी कर दी, तो बाद में पता है कि आपसे आपको सुनने को क्या मिलता है, ओहो आप एक काम करें इसको रहने दें। मिस्टेक बारे मिस्टर सजीद, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक? इसमें मतलब बहुत से इश्यूज आते हैं, मतलब कि आप उनसे ना एक साइन करवाते हैं कि भाई मतलब कि हमें मतलब आप उनसे अथॉरिटी ले लेते हैं। अब चीज जैसे भी है, चाहे ऐसी है वैसी है, जो भी है, अब उनको मतलब करो गुण पीना पड़ेगा। ओके, ये कंसल्टेंट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखें मतलब कि पाकिस्तान में तो माशा से आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इतने यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्ड्स जो है ना प्रॉपर यूज़ किए जाते हैं, तभी वहाँ पे अलहमदिल्ला काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मज़ा भी आता है काम करने का।
नेक्स्ट फेज है रियलाइज। आज यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगर, बिल्ड एंड टेस्ट द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द प्रूफ डिजाइन। आपने अपने क्लाइंट के साथ मतलब वो कर दिया कि उनके साथ आपने साइन कर दिया, भाई ठीक है हम आपको मतलब ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे कि एक पाकिस्तान में एक एजुकेशन सेक्टर है, तो उनके ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो बिजनेस जो एरियाज हैं वो पाकिस्तान में बिग सिटीज़ में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद एंड सियालकोट। अच्छा, अब बात करते ऐसा होता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना आपका, जो भी स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है जो साइन किया जाता है, उसमें ये लिखा जाता है कि भाई हमने जो है हेड ऑफिस में काम कर मतलब हेड ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट करना है और फलां मतलब के सिटीज़ के साथ इसको इंटरलिंक भी करना है। तो एक दफ़ा जब आपने लेट्स से कि 5 जो बिग सिटीज़ के साथ आपने इसको इंटरलिंक कर दिया, तो उसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि जो है आपने मतलब कि दुबई में भी इसको इंटरलिंक करना है, सऊदी अरेबिया में भी इसको इंटरलिंक करना है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मतलब कि कस्टमाइज डेवलपमेंट के ऊपर भी चले जाती हैं। तो उसको भी आपने प्रॉपर जो है ना वो फोकस करना होता है कि मतलब कि आपने जो भी एग्रीमेंट के ऊपर लिख दिया पहले आपने उसको कंप्लीट करना है। और लेट्स से कि 5 बिग सिटीज़ हैं, तो 5 बिग सिटीज़ के अंदर जो भी आपने एसएपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपने प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। एंड आफ्टर दैट उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं और काफ़ी बग्स भी आते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिस के दौरान आपने कुछ एरर्स को भी फेस किया, कुछ मतलब के बग्स को भी फेस किया। तो ये जो है ना ये आपका उसमें रियलाइज में आता रहता है कि भाई हमने कौन से एरर को किस तरह से उसको इंटरलिंक करना है, कैसे उसको सॉल्व आउट करना है। अच्छा, डिप्लॉय में आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कि एक होती है कि लाइव, देखिए अब हम जो अपने सिस्टम के ऊपर काम करें ना, ये मतलब कि आपकी एक वो है, एक लर्निंग है या आपकी एक प्रिपरेशन फेज के ऊपर आप उसको लेके चल रहे हो। गो लाइव का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपके बिजनेस का जो रियल डेटा है वो बैक एंड जो डेटा बेस उसके ऊपर अपलोड हो जाता है। ओके, जिससे आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही होती है। क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट जब करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपकी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आपने पोस्ट कर दी, आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब ऑडिट किया जाता है, यहाँ पे ऑडिटर वाले शायद मौजूद हों, ऑडिट में क्या होता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो मैनिपुलेट की गई हो वो आपकी वैलिड नहीं होती, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही मिस्टर सुभान। फेस जी सर ऐसा ही है। ओके सर मेरा थोड़ा सा माइक का इशू आ रहा है, इस वजह से अगर ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, पोस्ट जैसे कि मतलब कि आईटी वाले क्या काम कर रहे होते हैं कि मतलब कि जब आपने कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी है तो आप जो है ना एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पोस्ट इम्प्लीमेंटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, जो कि उसकी कॉस्ट जो है ना आपके इन्विटेशन कॉस्ट में ऑलरेडी शामिल हुई होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो ऐसे भी प्रोजेक्ट एक्टिवेट मैनेजर हैं इनको ये इनके लिए है। और ये देखते हैं कि अच्छा इसमें क्या होता है कि आपने फ्रॉम स्क्रैच एक नया सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड अप्रोच। मतलब कि डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं ना, जैसे कि आईटी में डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एचआर में डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। इसी तरीके से जो भी एससीपी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर्स होते हैं या सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं, ये भी अपनी एक यूनिक टर्म यूज कर रहे होते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन, न्यू इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अच्छा इसमें क्या होता है कि बिजनेस आर्किटेक्चर सॉल्यूशन भी आप प्रोवाइड कर रहे होते हो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं।
fresh installation of SAP S/4HANA, minimum or no dependency on legacy system and so on. अच्छा, ये मैंने कुछ इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कहाँ कहाँ पे ये बेस्ट रहेगा ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, इसको भी आपने प्लीज गो थ्रू करना है। नेक्स्ट वन इज ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, कन्वर्टिंग होती है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ECC को यूज कर रही है, आपने ECC को S/4HANA में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम कहते हैं ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब ब्राउनफील्ड में क्या होता है कि आपके जो टेक्निकल टूल्स होते हैं SAP, ये सॉफ्टवेयर यूनिट मैनेजमेंट और इस तरह से आपके पास जो है ना ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसकी बिना पे आप जो है ना एक ओल्ड सिस्टम को न्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हो। ये इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं और ये किन किन के लिए बेस्ट होगा ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन, सिलेक्टिव डेटा ट्रांजिशन। अच्छा, हाइब्रिड क्या होता है, कंबाइंड ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। अच्छा, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल के अब ये दोनों में यहाँ पे इसमें आ चुके हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि S/4HANA ओल्ड वर्जन यूज कर रही है, या एक कंपनी है जो कि B1 को इम्प्लीमेंट कर रही है और उन्होंने S/4HANA को मूव करना है, या S/4HANA को मूव करना आपने सिग्नेरियो में या कोई और सक्सेस फैक्टर में आपने उसको मूव करना है, तो उसके लिए हम जो है ना हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आमतौर पे क्या होता है कि डेटा के माइग्रेशन इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, डेटा के माइग्रेशन और सिस्टम की इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज इसमें शामिल हो रही होती है। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये इसमें हमने मेंशन किए हैं। अच्छा, क्रॉस फेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें प्रोजेक्ट गवर्नेंस, अच्छा डिफाइंड MPO स्ट्रक्चर है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, स्कोप मैनेजमेंट है, रिस्क एंड इश्यूज मैनेजमेंट है, बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, HR डिलीवरी, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें जो है ना ये किसके लिए है, प्रोजेक्ट एक्टिवेट मैनेजर्स के लिए है। अब आप ये देख लें कि आपका जो एरिया ऑफ वर्क है ये कितना ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक चीज को प्रॉपर डिस्कशन के साथ और रिटन फॉर्म में लेके आते हैं और साथ में आप उनका जो सॉल्यूशंस है उसकी आप अप्रूवल भी लेते हो, तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही एक स्मूथ एनवायरनमेंट में आप सिस्टम को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड। SAP Activate expertise, deep knowledge of SAP Activate phases, deliverables, tools, roadmap, Viva solution managers, cloud, agile project management और functional understanding आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये देख लें कि जैसे कि मैंने डे वन आपसे ये बात की थी कि जो प्रोजेक्ट ऑफिशियल्स होते हैं ना, आपका FI के ऊपर, CO के ऊपर, MM के ऊपर, ST, PP, इसके ऊपर ये कम्प्लीमेंट्री है, इसके ऊपर आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगरचे आपका काम ये नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब आपने एक चीज़ की सुपरविजन करनी है, आप तभी सुपरविजन कर पाएंगे जब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, जब आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसे ही मिस्टर साजिद? जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। एनालिटिकल थिंकिंग ये आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ओके, ताकि आप प्रोग्रेस को प्रॉपर अंडरस्टैंड, प्रोग्रेस की जो मतलब क्या उसे कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप उसको चेक कर सकते हो भाई अभी क्या प्रोग्रेस है और कितना टाइम हमने यूज़ किया है, और उसके बाद कितनी इफेक्टिवनेस उसमें है, परफॉर्मेंस आप उसमें चेक कर रहे होते हो। ये तमाम चीज़ें जो है ना, अब आपने क्या काम करना है, जब आप SAP के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इंशाल्लाह मैं आपको एक जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि हमने एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर SAP को इम्प्लीमेंट करना है। उसमें फला डिपार्टमेंट्स होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का, सेल्स का, परचेज का, प्रोडक्शन का, मेंटेनेंस का, HR का। और असल चीज़ क्या होती है, परफॉर्मेंस कहाँ से मिलती है आपको,
देखें, अगर आपके एंड यूजर ट्रांजैक्शंस सिस्टम में इफेक्टिवली परफॉर्म हो जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंप्लीट बैक एंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इफेक्टिव इंप्लीमेंट हो चुकी है। मिस्टर साजिद, ऐसे ही ना? जब आप इंप्लीमेंट जी करते सर, हैं क्या बिल्कुल। उसमें क्या होता है? जी जी बिल्कुल देखें, सर, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होनी ही चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल मतलब फिर ही यूजर एंड यूजर जो है वो प्रॉपर एंट्री कर सकता है। यस, ऐसे ही है। तो इसमें होता है कि मतलब कि जो अगर तो आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं वो मतलब क्या जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने एक जन एंट्री पोस्ट की, हमने उसकी एंट्री पोस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रही, और बैक एंड के ऊपर अगर हमने उसको एक्यूरेट परफॉर्म ना किया होता तो हमारी जन एंट्री भी प्रॉपर ठीक ना बनती। तो आपकी परफॉर्मेंस जो होती ना, ये डिपेंड कर रही होती है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन अच्छी होंगी उतनी आपकी बैक एंड की जो वर्किंग है वो अच्छी होगी इंशाल्लाह। बस यही इसके अंदर एक कमाल है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है जो कि आपने परफॉर्म करना होता है। आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैसे आपने इफेक्टिव लेके आना है, यही मतलब कि हमने प्रैक्टिकली एसएपी के ऊपर वर्किंग करनी है ताकि बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो एक्यूरेट हो। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि आप में से जिन जिनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना, वो प्लीज़ मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, और मतलब कि मैं अभी थोड़ा सा आपको सेपरेट टाइम देता हूँ, उसके मुताबिक हम आपके जो सोल्यूशन जो है उसको भी हम सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? ओके, थैंक यू सर सो ये मच। जो डाटा यस यस, बोले प्लीज। सर ये जो डाटा माइग्रेशन है बेसिकली ये किस जो है किसका कह सकते हैं किसके डोमेन में वो आता है ओ गुड। बेसिस डेटा की डेटा माइग्रेशन जो है ना, ये एफआई के लिए उसमें भी आता है, एमएम का अलग आता है, आरटी का अलग होता है, एचआर का अलग होता है। डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट डेटा माइग्रेशन के तो डिफरेंस होते हैं। मिसाल के तौर पे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेटा माइग्रेशन कहाँ से आएगा? लेट्स से कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक और सिस्टम लगा हुआ है और एक लिए कोई भी एबीसी सिस्टम वहाँ पे यूज हो रहा है, तो वहाँ पे तकरीबन आपकी एंट्रीज हैं तकरीबन 55,000 100,000 आपकी एंट्रीज हैं, और उसके जिला अकाउंट्स भी अलग हैं, यू नो, चार्ट ऑफ अकाउंट, जिला जी अकाउंट्स, अकाउंट ग्रुप्स। तो फिर उसके बाद एसेट्स हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं, वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, पेमेंट्स हैं, कैश रसीट्स हैं, और चेक रसीट्स हैं। तो ये जो डाटा है ना, ये प्रीवियस सिस्टम से अपने न्यू सिस्टम में इसको माइग्रेट करना, ये काफ़ी टेक्निकल काम होता है, इसमें टूल्स यूज़ किए जाते हैं। जी और एक और चीज़ आपको मैं शो करवाना चाहता हूँ प्लीज़, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक उसको एक्सेस लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, आप प्लीज़ अपने इस लेक्चर को परफॉर्म करें, और इसके जो भी क्यूरीज हैं वो प्लीज़ नोट डाउन करें और फिर मुझसे डिस्कस करें, ताकि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकें। थैंक यू।